आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है और पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो अच्छी लग रही है और इसका नेक्स्ट पार्ट भी मुझे चाहिए है। आप लोगों को इसका नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए क्योंकि इस पार्ट में भी सारे क्वेश्चन कवर नहीं हो पाएंगे, वीडियो लंबा हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग जरूर बताइए, कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक भी कर दो साथ साथ, तो मुझे पता चले कि हाँ आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और मुझे आगे बताना है। और लेकिन इसका मैं नेक्स्ट पार्ट तभी बनाऊंगी जब आप लोग मेरे को बताओगे कि हाँ इसका नेक्स्ट पार्ट हमें चाहिए। सब लोग कमेंट करोगे कि हाँ नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो ही मैं नेक्स्ट पार्ट बनाने वाली हूँ, नहीं तो मैं नहीं बनाऊंगी। हम दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे थे 2024 के प्रीलिम्स का एनालिसिस कर रहे थे कि कैसे क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे। एक वीडियो पार्ट 1 आ चुका है, ये सेकेंड पार्ट है। इसमें हम कुछ क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। ओके, तो चलो शुरू करते हैं, ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि कौन सा वेद सबसे अधिक प्राचीन है। तो ऋग्वेद इसका आंसर है। आई होप सबको ये आंसर बन गया होगा, क्वेश्चन बन गया होगा, क्योंकि ये सारी बुक में दिया हुआ है। और नहीं भी दिया हो तो ये सबको ये बात पता है कि ऋग्वेद ही सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, इसके बाद आता है अष्टांग योग के अंतर्गत किसी अंतरंग साधना कहा गया है। ये एक टफ क्वेश्चन था। इसका आंसर है धारणा। मैंने नहीं पढ़ा था, शायद जो नोट्स मैं पढ़ रही थी उसमें था, लेकिन शायद मैंने बहुत अच्छे से ध्यान नहीं दिया, ऊपर से मैंने पढ़ा, तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था। अब इन क्वेश्चन को देख के हमें क्या समझ में आता है कि किस तरीके से क्वेश्चन आयोग आगे भी पूछने वाला है, उसका फोकस कहाँ होने वाला है। वो ये क्वेश्चन आपको बता रहे हैं कि आपको वेदों को अच्छे से पढ़ना है, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद जो भी है वो बहुत अच्छे से पढ़ना है, संकल्पना एवं विचारों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, 16 संस्कारों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, योग वगैरह है जो टॉपिक दिए हैं, पूरा जो नया टॉपिक ऐड हुआ उनको हमें अच्छे से पढ़ना है, डीपली पढ़ना है, उनसे क्वेश्चन ऐसे डीप में जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुहा मंदिरों में सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है। तो एलोरा की गुफाओं में। ये वाला क्वेश्चन घटना चक्र में मिल जाएगा। ये आपको आया है कल्चर वाले पार्ट से, है ना। हमारा नया ऐड हुआ है कल्चर, भारतीय संस्कृति ऐड हुई है, जिसमें हमारे कल्चर वगैरह जो पूछा जाना है वो पूछा है, तो उसमें ये वाला क्वेश्चन आ गया है। तो ये इजी क्वेश्चन था, आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा, लूसेंट में मिल जाएगा, घटना चक्र में मिल जाएगा, किसी भी बुक में मिल जाएगा। तो इस तरीके से पढ़ सकते हैं। मैंने पढ़ा था, घटना चक्र में पढ़ा था, जो प्राचीन स्थापत्य कला वाला चैप्टर है घटना चक्र हिस्ट्री में, तो उसमें ये वाला दिया हुआ, वहां से भी प्रिपेयर करके जा सकते हो। मोस्टली क्वेश्चन वहां से बन जाएंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट है नर्मदा नदी का साहित्यिक संदर्भ सर्वप्रथम कहाँ मिलता है। तो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। आई थिंक ये मैंने पढ़ा था, परीक्षा धाम में है। ये क्वेश्चन इजी है, आपको मिल जाएगा, शायद हर बुक में मिल जाएगा, मे बी लूसेंट में भी होगी ये चीज, आप इजीली इसको कर सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ से एमपी शुरू हो गया है कि एमपी के क्वेश्चन शुरू हो गए, तो वो इजी है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये सबको बनना चाहिए, इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो इनको ध्यान में रखो ये चीजों को। नेक्स्ट है कि किस ताम्र पाषाण युगीन स्थल को वराग मिहिर की जन्मस्थली कहा जाता है। तो कायथा को वराग मिहिर की जन्मस्थली कहा जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, हर एमपी जीके की बुक में मिल जाएगा आपको, तो ये अच्छे से पढ़ लेना है आपको कि ताम्र पाषाण युगीन जो स्थल है वो अच्छे से याद कर लो, किससे रिलेटेबल है वो अच्छे से याद कर लो। ठीक है, इसके बाद आते हैं कि स्वतंत्रता सेनानियों को उनके क्रांति क्षेत्र से सुमेलित कीजिए, मैच द फॉलोइंग है ये क्वेश्चन। तो जिसमें राजा मर्दन शाह, राजा दौलत सिंह, राजा बकत बली, मुराद अली और उनकी पूरी क्रांति क्षेत्र दिए, इनको मैच द फॉलोइंग करना था। इजी क्वेश्चन है, ये बन जाएगा, सबसे बन जाएगा ये। आपको परीक्षा धाम में या किसी भी बुक में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं, मैंने आपको बताया हुआ भी है कि स्वतंत्रता सेनानियों से हर साल क्वेश्चन आता ही आता है, तो इनको अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। ठीक है, जहां से भी आपको कुछ नया पता चलता है, मॉक टेस्ट से पता चल रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चल रहा है, या फिर कहीं से भी आपको पता चल रहा है, तो आप इनको लिस्ट बना के रख लो, है ना। कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं कि हर जगह बहुत ज्यादा भागना नहीं है कि जो नहीं पता, लेकिन कुछ टॉपिकों में आपको थोड़ा सा रिसर्च करने की जरूरत पड़ती है। जैसे कि मैंने बताया कि ये वाला क्वेश्चन आता है स्वतंत्रता सेनानियों वाला, तो आप एक लिस्ट बना लो उसकी कि कौन कौन से स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके लिख लो कि किस क्रांति में उन्होंने भाग लिया था, किस क्षेत्र से भाग लिया था। वैसे ये लिस्ट दी हुई है
परीक्षा धाम में लिस्ट बनी हुई है, लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा भी कहीं से मिलता है तो वो आप उसको लिखते चलिए, ठीक है। इसके बाद इसी तरह से आपको बहुत सारी लिस्ट बना के चलनी है ना। मैं बताती जाऊंगी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको आपको मिस नहीं करना है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं मोहनखेड़ा जैन तीर्थ निम्न में से किस जिले में स्थित है। तो ये इसका आंसर शायद धार है, मैंने लगाया था देवास, जो कि मेरा गलत है और ये मैंने नहीं पढ़ा था। ये शायद परीक्षा धाम की बुक में नहीं है, किसी और बुक में होगा, पुणेकर वगैरह में, तो मुझे नहीं पता। मेरे पास TMH की ऑब्जेक्टिव है, उसमें भी ये क्वेश्चन नहीं है। आई थिंक नया तो नहीं बोलूंगी, मैं गूगल में सर्च किया तो मिल गया था, मुझे नहीं पता। अगर कमेंट में बताओ कि तुम लोगों ने पढ़ा था ये वाला क्वेश्चन मोहनखेड़ा जैन तीर्थ स्थल और तुम्हें कहीं पढ़ के गए थे, तो मुझे जरूर बताना कि कहाँ मिला ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है, मंदिरों से, तीर्थ स्थानों से पूछता है, तो इनको आपको मिस नहीं करना। हर बार एक ना एक क्वेश्चन ऐसा रहता है कि मंदिर से पूछ लेगा, मतलब इन जगहों से पूछ लेता है, तीर्थ स्थानों से, मंदिरों से, जो भी धार्मिक स्थल होते हैं उनसे क्वेश्चन हर साल एक ना एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो इनका भी आप लिस्ट बना के रख सकते हो। इसके बाद आ जाते हैं हम अभ्यारण्य पूछा और उनके जिले दे दिए गए हैं और इनमें से कौन सा गलत है वो बताना है, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, अगर आपको पूरे अभ्यारण्य याद है, उनके जिले याद है, तो आप ये क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट है गम्मत लोक नाट्य का सूत्रधार क्या कहलाता है। टफ क्वेश्चन है ये, मुझे तो नहीं बना था, मैंने लगाया था ठोडिया और आयोग ने इसका आंसर दिया है कुडगरिया, आई थिंक दिया है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या दिया था क्योंकि बाद में मैंने मैच ही नहीं किया कि क्या आंसर है। आई थिंक कुडगरिया उन्होंने बताया था आंसर और ये एक टफ क्वेश्चन है, आई थिंक किसी बुक में नहीं होगा। MPGK की बुक में मेरे पास जो है उसमें तो नहीं है और किसी बुक में होगा तो मुझको नहीं पता और मुझे नहीं लगता बहुत सारे लोगों को इसका आंसर पता होगा। एक टफ क्वेश्चन मैं बोलूंगी और ऐसे क्वेश्चन आपको बाहर नहीं करते हैं मेरे ख्याल से, तो ऐसे क्वेश्चन आपको बाहर नहीं करते हैं, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन होता है तो मैं मान सकती हूँ कि हाँ ये हर बुक पे है तो ये बनना जरूरी था, ये आपको नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं है इसकी, ठीक है। तो इसको आप छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो। इसके बाद आ जाते हैं शंकर राव पंडित का संबंध किस विधा से था। तो ख्याल गायकी सबको पता है, आपको हर बुक में मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कोहबर क्या है। तो एक वैवाहिक अनुष्ठानिक भित्ति चित्र है, हर जगह मिल जाएगा, ये चित्रकला से है, ठीक है। आपको लोक संस्कृति, जो मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति वाला चैप्टर ना, उसमें ये चीजें आपको मिल जाएगी। लोक चित्रकला से ये क्वेश्चन आया है, बहुत इजी है और बनना चाहिए ये, ठीक है। इसके बाद आते हैं कुमार गुप्त और बंधु वर्मन के दशपुर अभिलेख के संबंध में कौन सा कथन गलत है। 3-4 कथन दे दिए, इसमें से एक कथन गलत था, वो ये कि इसकी रचना भवभूति ने नहीं करी, वत्सी भट्ट ने करी है, तो डी वाला क्वेश्चन इसका सही था। और एक और बात कि जो आयोग है ना, उसका ये फेवरेट मोस्ट फेवरेट बहुत ज्यादा प्रेम है उसको दशपुर अभिलेख से। मैंने देखा है कि हर साल मतलब कोई ना कोई क्वेश्चन घुमा फिरा के दशपुर अभिलेख से ही आता है, चाहे वो इसमें जैसे दिया है कि इसमें जो ऑप्शन दिया है ना, इसके पहले वो क्वेश्चन बन के आया करते थे, रेशम बुनकरों का संबंध किस अभिलेख से है, सूर्य मंदिर का संबंध किस अभिलेख से है, दशपुर अभिलेख से है, विज्ञापन जो सबसे पुराना विज्ञापन, प्राचीनतम विज्ञापन, उसका संबंध किससे है, दशपुर अभिलेख से। पिछले आप क्वेश्चन जाओगे ना, मेरी बातों पे विश्वास नहीं हो तो प्रीवियस ईयर के 21, 22, 23 के आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन ना मिल जाएंगे। उन क्वेश्चंस को मिला के इसने एक क्वेश्चन बना दिया है और वो क्वेश्चन दे दिया। उन सबसे फेवरेट टॉपिक है, मेरे को लगता है बहुत प्यार है इनको दशपुर अभिलेख से, कोई रिश्ता रहा होगा दशपुर अभिलेख से या कोई होगा वहां से, तो उनको ये वाला क्वेश्चन पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा उनको बहुत फेवरेट है, बहुत ज्यादा प्रेम है इस क्वेश्चन से, तो वो हर साल ये दे देते हैं, ठीक है। देखते हैं इस साल आता है कि नहीं आता है। तो दशपुर अभिलेख और अभिलेखों की आप लिस्ट बना लीजिए, चाहे वो MP के अभिलेख हो या पूरे भारत के, एशियन इंडिया के अभिलेख हो, एक साथ लिख के पढ़ लीजिए, इनसे एक ना एक क्वेश्चन हर साल बन जाता है। अशोक के अभिलेख भी पूछ सकता है और MP में जितने अभिलेख पाए गए हैं सबके बारे में एक ना एक क्वेश्चन बनता ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी अभिलेख के ऊपर है, जो ये यशोधर्मन के सौंदर्य अभिलेख के रचयिता कौन है। मैंने लगाया है रवि गिरि, जबकि इनका आंसर शायद वासुल कवि है, मुझे नहीं पता था, मैंने कहीं नहीं पढ़ा और एक टफ क्वेश्चन इनको माना जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि किसी बुक में होगा, ये नहीं मिला था कहीं किसी भी बुक में, आई थिंक हिंदी ग्रंथ अकेडमी में हो सकता है, बाकी मुझे नहीं पता कि किससे क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं अब इकोलॉजी वाले सेक्शन में, यूनिट 7 चालू हो गया अपना। तो एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र के तालाब में निम्नलिखित में से किस घटक का प्रतिनिधित्व
कवकों, जीवाणु एवं फ्लैजेट्स के द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर है अपघटक। आप यूनिट 7 पढ़ोगे, इकोलॉजी वाले टॉपिक में आप पढ़ोगे, किसी भी बुक से पढ़ोगे तो ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा। और इकोलॉजी अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि हर साल इकोलॉजी से पारिस्थितिक तंत्र से क्वेश्चन बनता ही बनता है। अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन गलत करते हो तो आप एग्जाम से बाहर हो। क्यों? क्योंकि हर बार वो आप देखोगे ना, लगातार इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है। परिस्थिति तंत्र से हर साल एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। सेम क्वेश्चन नहीं आता, अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप क्यों छोड़ के जा रहे हो? उसको अच्छे से पढ़ लो ना, रट लो अच्छे से, कुछ कैसे न कैसे समझ लो। यूट्यूब में इतने सारे वीडियोस हैं यूनिट 7 के ऊपर, तो उनका इतने सारे वीडियोस डले हैं यूट्यूब में, आप उनको जाके देखो। ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि ये जो टॉपिक है इससे क्वेश्चन आएगा तो मैं गलत नहीं करूंगा। ठीक है, उनमें से है ये टॉपिक कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, भारत सरकार ने जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया? 1974। हर जगह मिल जाएगा आपको, कोई भी बुक खोलोगे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, चाहे लूसेंट में होगा, परीक्षा धाम में भी दिया है, हर जगह दिया है, कहीं भी आपको ये मिल जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन हो, इसको हम कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2018 के अनुसार एसडीजी 1, 2 और 9 क्या दर्शाते हैं? ठीक है, नया टॉपिक ऐड हुआ था एसडीजी, हमें पता था कि आएगा। इस बार काफी इजी पूछा है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम थोड़ा टफ चला जाए। तो हमको एसडीजी बहुत अच्छे से पढ़ना है, हम पढ़ के भी गए थे, हमको सारी पता होना चाहिए। एसडीजी 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, मध्य प्रदेश की रैंकिंग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है रैंकिंग पे बन जाए। ठीक है, तो ये भी एक इजी क्वेश्चन था, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एसडीजी 1, 2 और 9 पूछा था कि किससे क्या आते हैं, गरीबी, भुखमरी और नवाचार और बुनियादी ढांचा। इसको अच्छे से पढ़ना है हमें। ठीक है, एसडीजी अच्छे से पढ़नी है, सारी रैंकिंग रखती है, इंडिया की हो चाहे एमपी की हो, सब कुछ अच्छे से याद करना है। इसके बाद एक ना एक क्वेश्चन ना डिसीज से आता ही आता है। ठीक है, हर साल एक क्वेश्चन डिसीज से आता है, तो उसको आपको इग्नोर नहीं करना है, अच्छे से पढ़नी है डिसीज। सारी डिसीजेस को आप एक जगह लिखो, लिस्ट बना लो। मैं क्या करूंगी ना, मैं जो जो चीजें लिस्ट वाली चीजें होंगी ना आपको भेज दूंगी कि इन चीजों की आप लिस्ट बना सकते हो। ठीक है, तो उनका आप लिस्ट फॉर्म में आप लिख लो एक जगह पे और उसको रिवाइज करते रहो। तो डिसीज भी उनमें से एक है। तो क्वेश्चन था, मनुष्यों में गुणसूत्र संख्या 21 की ट्राइसोमी के कारण होने वाला विकार क्या है? तो डाउन सिंड्रोम इसका आंसर है। मे बी मैंने गलत लगाया था, गलत हो गया था। आई थिंक सारी बुक में मिल जाएगा, ये आपको लूसेंट में भी दिया होगा आई थिंक। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, किस दाल का लगातार सेवन करने से लेथारिज्म नामक रोग हो जाता है? तो खेसारी दाल का सेवन करने से लेथारिज्म नामक रोग हो जाता है। तो ये भी आपको हर बुक में मिल जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं, ओजोन परत की मोटाई को किससे मापा जाता है? तो डॉप्सन से मापा जाता है। और इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, बैरोमीटर पूछ लेगा, लेक्टोमीटर क्या होता है ये पूछ लेगा, वायु दाब किससे मापते हैं और वायु की आर्द्रता किससे मापते हैं। ये वाले क्वेश्चन आपको लूसेंट के पीछे मिल जाएंगे, फिजिक्स या केमिस्ट्री वाला जो टॉपिक दिया उसके पीछे मिल जाएंगे। और एक ना एक क्वेश्चन इससे आता है। अब मुझे कैसे पता कि एक ना एक क्वेश्चन आता है? क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एनालाइज किया है और ये मेरा क्वेश्चन सही है। एक तो इजी है, ये आपको मिल जाएगा, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसका भी आप एक लिस्ट बना सकते हो कि इनसे एक ना एक क्वेश्चन हर साल आता ही आता है। ठीक है, इसके बाद आता है, मनुष्य शरीर में ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या कितनी है? तो मैंने तो उसका आंसर गलत लगाया था, लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बन जाएगा, हर बुक में आपको मिल जाएगा, लूसेंट में भी इसका दिया हुआ है आंसर। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी जो ह्यूमन बॉडी है हमारे यूनिट में दिया गया है, यूनिट 7 में ह्यूमन बॉडी आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, तो ये आप अच्छे से करके जाइएगा। फिर नेक्स्ट है, मंगल ग्रह के लिए भारत का पहला अंतर्ग्रही मिशन किस वर्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था? तो 2013। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको पता होगा कि 2013 में लॉन्च किया गया था, तो इसको कहीं पढ़ोगे भी नहीं तो भी आपसे बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है, 2017 में इसरो की किस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा एक ही फ्लाइट में 104 सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किए गए थे? अब ये ना भविष्य की बहुत बड़ी घटना है, एक बहुत बड़ी घटना है, भारत के लिए बहुत बड़ी घटना है कि ये इसरो ने इतना बड़ा सेट एक साथ लॉन्च किया था 104। तो ये हम ये नहीं बोल सकते कि 2017 में हुआ था, करंट का पूछा है, बहुत पुराना पूछा है, नहीं ये नहीं बोल सकते, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है।
ठीक है। तो इसको हमेशा हमें याद रखना चाहिए और ये हर बुक में आपको मिल जाएगा। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन पूछा है ना कि किस लॉन्च व्हीकल से, तो लॉन्च व्हीकल का नाम है PSLV C37, तो इतना हम ध्यान नहीं रखते, लेकिन ध्यान रखना क्यों जरूरी है वो भी मैं आपको बताती हूँ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैंने एनालाइज किए थे। प्रीवियस ईयर मतलब MPPSC प्री के नहीं थे, वो असिस्टेंट प्रोफेसर के थे आई थिंक, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, जिसमें ADPO असिस्टेंट प्रोफेसर MPPSC बहुत सारे एग्जाम लेता है, तो उनके क्वेश्चंस मैंने लगाए थे। तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन पूछा था कि रॉकेट जो लॉन्च व्हीकल था उसका वजन कितना था, है ना। तो मैंने सोचा कि यार वजन पूछ रहा है तो हो सकता है कि इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो मैंने इसीलिए मैंने जब मैं पढ़ रही थी अंतरिक्ष वाली चीजें, यूनिट 7 का अपना प्रिपरेशन कर रही थी, तो मैंने इन चीजों पे भी ध्यान रखा था कि ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन मैं याद कर ली थी। तो ये मैंने वहां से याद किया था, इस वजह से मेरा ये सही हो गया। बाकी आप ये एकदम अगर नहीं पढ़ के जाओगे, एनालाइज नहीं करोगे, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके गलत हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इतना डीप में हम नहीं पढ़ते कई चीजों को, राइट। फिर आते हैं स्कीम से एक क्वेश्चन आया था, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्नलिखित में कौन सी कथन सही है। तो 3 कथन दे दिया था, इसमें से कौन सा सही है ये बताना था, तो तीनों सही था, ठीक है। और इस तरीके के क्वेश्चन से हमें ये पता चलता है कि हमको डिटेल में चीजों को पढ़ना है, कि अगर आपको स्टेटमेंट दे देगा तो आप सही कैसे करोगे। जब तक आपको सारी चीजें पता नहीं होंगी तो आप एक लाइन पढ़ के अपना चीजों को सही नहीं कर सकते हो। अब इसमें रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना के बारे में आपको पूरी जानकारी होगी तभी ये क्वेश्चन आप सही कर पाओगे, नहीं होगी तो नहीं कर पाओगे। तुक्का मार भी लोगे तो भी कंफ्यूजन रहेगा, है ना। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ के जाना है, स्कीमों को तो अच्छे से डिटेल में पढ़ के जानी है, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किसको राज्यसभा के 12वें सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया। तो इसका आंसर सुधा मूर्ति जी। ये शायद आपको हर बुक में मिल जाएगा, एक इजी क्वेश्चन है ये। इसके बाद आते हैं मध्य प्रदेश के पैरा कैनो खिलाड़ी कौन है जिन्होंने 2023 में अर्जुन पुरस्कार से जिनको सम्मानित किया गया था। तो इनका आंसर है प्राची यादव। अब अर्जुन पुरस्कार के बारे में एक बात बताती हूँ आपको कि जब भी अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं तो उसमें से MPPSC क्वेश्चन कैसे बनाता है। MPPSC क्वेश्चन ऐसे बनाता है, अगर MP का कोई खिलाड़ी है अर्जुन पुरस्कार जिनको मिला है तो वो डेफिनेटली एग्जाम में आएगा। अगर वो खिलाड़ी पैरा है मतलब विकलांग है, दिव्यांग है, तो वो क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। या तो MP का कोई खिलाड़ी अर्जुन अवार्ड जिसको मिला हो तो ही वो क्वेश्चन एग्जाम में आता है, या फिर वो खिलाड़ी विकलांग हो या दिव्यांग हो तो वो एग्जाम में पक्का आना तय है। ये 2 चीजें आप अर्जुन अवार्ड में देखोगे। पढ़ना आपको पूरा है कि किसको किसको अर्जुन अवार्ड मिले हैं, कुछ अनोखी चीजों पे मिले हैं, घुड़सवारी में मिला, अगर पहली बार मिला है तो आपको पढ़ना है, वो चीजें पढ़ना तो पूरा है। लेकिन मैं बता रही हूँ क्वेश्चन फ्रेम कैसे होते हैं कि आप पता कर सकते हो। अगर MP का कोई बंदा है जिसको अर्जुन अवार्ड मिला है तो वो एग्जाम में वही पूछा जाएगा। अगर MP का कोई बंदा है, अगर वो पैरा है मतलब कि दिव्यांग है, विकलांग है, तो वही एग्जाम में पूछेगा, उसके अलावा कुछ पूछ ही नहीं सकता। तो ये बात याद रखना, इसको कहते हैं हम स्मार्ट स्टडी, राइट। नेक्स्ट चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है निम्नलिखित में से किसको वर्ष 2024 में भारत के लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया। तो खानविलकर जी थे जिन्हें नियुक्त किया गया था। इजी क्वेश्चन है, अगेन बन जाएगा, ठीक। इसके बाद है विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पर स्थापित, तो उज्जैन में है। सारी बुक में ये क्वेश्चन मिल जाएगा, बनना ही चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं स्पोर्ट्स से। जनवरी से मार्च 2024 में भारत और इंग्लैंड के मध्य संपन्न 5 टेस्ट मैचों की क्रिकेट श्रृंखला में विजयी रहा। कौन विजयी रहा ये पूछ रहा है। भारत और इंग्लैंड के बीच में मैच हुआ था तो भारत 4-1 से जीता था, ठीक है। मैंने लगा के भारत 3-2 से जीता था। अब इस तरह के क्वेश्चन जो अब आते हैं ना, ये आपको एग्जाम से बाहर नहीं करते। अब आप टेस्ट क्रिकेट तो नहीं पढ़ने लग जाओगे ना बैठ के कि हर टेस्ट मैच पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना जरूरी है कि अगर कोई टेस्ट हम बड़ा अंतर से जीतते हैं तो उसको हमें याद रखना है। 4-1 से जीतना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, तो 4-1 से हमने मैच जीता है तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इन चीजों को हमें ध्यान रखना चाहिए। और इसका ये मतलब कतई नहीं है कि आप हर मैच याद रखो कि बांग्लादेश से मैच हो रहा है, जिम्बाब्वे से मैच हो रहा है, इस तरीके के मैचेस आपको याद नहीं रखने हैं, ये आप स्किप कर सकते हो इन चीजों को। आप स्पोर्ट्स पढ़ रहे हो तो बहुत गिनी चुनी चीजें ही पढ़नी है। अगर आपने ये देख लिया कि इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं तो इनको नहीं याद करना है, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात, क्या कहना चाह रही हूँ मैं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं
अब चलो बाकी का हम बाद में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अगर आप लोग बोलोगे कि बनाना है तो ही मैं बनाऊंगी आगे का वीडियो, ठीक है। ऑलमोस्ट हमने 46 क्वेश्चन कर लिए हैं, टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो अगर थर्ड पार्ट आप बोलोगे, आप कमेंट करोगे कि हाँ हमें थर्ड पार्ट चाहिए है, तो ही मैं थर्ड पार्ट बनाने वाली हूँ, ठीक। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।